प्रिय बच्चों, मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 का टॉपिक है हास्याकरण की समझ। इसके बारे में अपन जानेंगे। हास्याकरण का अर्थ होता है कि औरों से अलग रखना, किनारा करना, हास्य पे धकेल देना। वो स्थिति क्या कहलाती है? हास्याकरण कहलाती है। आज के जो टॉपिक है उसमें अपन जो समाज है, समुदाय है, वर्ग है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनमें कौन से समुदाय है, किस समुदाय को किस स्थिति में हाशिए पे धकेल दिया गया और वो समुदाय कैसा अपने आप को महसूस करता है, तथा अन्य जो समाज है और उनमें क्या अंतर है, और वास्तव में रियल में उनके जो सांस्कृतिक जो भी उनके जो परिवेश है सांस्कृतिक, उसमें और जो वास्तविक धारा में जो शामिल लोग हैं उनके दोनों में क्या अंतर है। तो इस आधार पर अपन देखते हैं कि जो समाज है, जो ताकतवर है, जो राजनीतिक क्षेत्र में ताकतवर है, या अपन माने उनको जो सामाजिक शक्तियां अधिक प्राप्त हैं, वो समाज अन्य समाज को किस तरह कमतर समझता है या उनको किस प्रकार हाशिए पे धकेल देता है। उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो ज्ञान है, उसको किस प्रकार से हाशिए पे धकेलने के कारण वो लुप्त हो जाता है। तो अपन आज देखेंगे कि इस पाठ में जो समाज है, वर्ग है, उसको किस प्रकार हाशिए पे धकेला जाता है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि हास्याकरण का क्या अर्थ है। हास्य का अर्थ होता है किनारा, औरों से अलग, कमतर समझना, ये स्थिति है। यानी हास्यकरण का अर्थ होता है किनारा भी होता है, औरों से अलग रखना या कमतर समझना। ये स्थिति क्या कहलाती है? हास्यकरण कहलाती है। तो हमारे जो समाज है उसमें कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको अन्य समाज है वो अपने बराबर नहीं समझकर उनको कमतर समझते हैं या उनको हर चीज में महत्व कम देते हैं, और महत्व कम देने के कारण जो हास्यकरण वर्ग है वो भी अपने आप को एक अलग हीन भावना में समझता है और वो अपने आप को एक अलग महसूस करता है, जो हमारे साथ में वो घुल मिलकर नहीं रह सकता। हो सकता है उसकी भाषा भी हो सकती है, उस भाषा के आधार पर भी लोग उसको उतना महत्व नहीं देते, अपने साथ उसको इतना शामिल नहीं करते, उसको कमजोर या कमतर समझते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? हास्यकरण कहलाता है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे ज्यादा जिस समुदाय या वर्ग का जो जिक्र किया है वो है आदिवासी समाज। आदिवासी आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। मूल निवासी, और हमारे जो संविधान है उसमें इसको जनजाति के रूप में उल्लेख किया है। यानी आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। ये ऐसा समुदाय है जो जंगलों और पहाड़ों के अंदर रहता है और वहाँ का वो मूल निवासी है। वो काफी पीढ़ियों से उनके परिवार वहाँ पे स्थायी रूप से निवासी हैं। और ये ऐसा समाज है जो जंगल से ही अपनी जो रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उनको वहीं से प्राप्त कर लेता, वन पे ही आश्रित रहता तथा साथ में पर्यावरण को सुरक्षित भी रखता और पर्यावरण के बारे में अपूर्व ज्ञान रखता है। तो ऐसा जो समाज है, जो अन्य समाज है अपने उनसे अलग जंगलों में रहता है, अन्य समाजों से अलग अपनी स्थिति, अपनी जो संस्कृति, अपनी भाषा है उनको बनाए हुए रखता है और अपनी उसी स्थिति में जीना चाहता है। तो ऐसी स्थिति वाले जो समुदाय है वो क्या है? आदिवासी समुदाय, यानी वहाँ के मूल निवासी। इनके संविधान में किस रूप में उल्लेख किया गया है? जनजाति के रूप में उल्लेख किया गया। प्राचीन समय में जब राजा महाराजा होते थे उस समय भी ये समुदाय ये किसी का गुलाम नहीं रहा था, किसी के पराधीन नहीं रहा था, क्योंकि ये जंगल में रहता था और अपनी शक्ति और अपने जो वहाँ के जो ज्ञान है, वहाँ की जो संपदा, उस पर पूर्ण अधिकार रखता था। वहाँ के राजा है वो को उनकी जरूरत पड़ती थी आदिवासियों, क्योंकि वहां से उनको सेना के लिए हाथी भी चाहिए थे,
अन्य जड़ी बूटियां, औषधियां, उनके लिए वो आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। तो एक ऐसा समुदाय है जो प्राचीन समय से अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए था, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियां बदल गई जिससे ये समाज है वो मुख्य समाज से अलग हट गया, हाशिए पे धकेल दिया गया और एक अलग ही स्थिति में लोग या अलग ही नजरिए से देखने लग गए। जब भी आदिवासियों का हमारे देश में जब सांस्कृतिक या किसी कार्यक्रम में इनको दर्शाया जाता तो इनको एक विचित्र वेशभूषा में इनको नाचते गाते दिखाया जाता, जबकि इनकी जो वास्तविक इनके जो ज्ञान है, इनकी जो भाषा है, इनके जो रहन सहन है, उनके बारे में कभी जिक्र नहीं होता। इनको एक ही रूप में बार बार दिखाया जाता, उनको एक अलग पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता, जबकि वो इनके साथ क्या है, गलत है, अन्याय है। इनको हाशिए पे धकेलने का एक मुख्य वो भी कारण है। तो अपन देखते हैं जो आदिवासी हैं उनके पास में वहां की जो जड़ी बूटी है, वनस्पति है, उसके बारे में इनके पास बहुत ज्यादा उसका उपयोग करने का जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा है। यानी कितनी जड़ी बूटियां हैं उनको औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, उनको खाद्य के रूप में काम में लेते हैं, उनको कीटनाशक के रूप में काम में लेते हैं। ये सारा ज्ञान किनके पास है? इन्हीं आदिवासियों के पास है, जो पुरखों की इनकी देन है। यदि इनको अपन हाशिए पे धकेल दिया, इनको अपन ने महत्व नहीं दिया, तो जो ज्ञान है, जो इनकी समर्थ सेंस करती है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो ये स्थिति है कि हाशिएकरण है वो मूल जो समुदाय है वो है आदिवासी समुदाय, और इनको हाशिए पे धकेलने का कारण है औद्योगिक क्रांति। जहां पे आदिवासी रहते हैं वहां पे आज बड़े बड़े क्या लगा दिए गए, उद्योग लगा दिए गए। और बड़े बड़े खनन क्षेत्र लगाए गए, जैसे राउरकेला है, बाकोरा है, ये बड़े बड़े प्लांट लगा दिए गए और वहां से आदिवासियों को बाहर धकेल दिया गया और उनकी जो मूल संपत्ति थी उनको भी सरकार ने अपने अधीन ले लिया। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर वहां पे खनन कार्य कर दिया। तो वहां से जो विस्थापित हुए वो शहरों में चले गए और शहरों में जाकर उनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार के लिए अवसर मिले, लेकिन उनको उस समाज में, उस शहर में उनको वो बराबर का हिस्सा नहीं मिलकर उनको एक अलग हिस्से के रूप में, एक अलग संस्कृति के रूप में देखा जाने लगा और उनको एक हाशिए की तरफ धकेल दिया गया, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया। तो हाशिएकरण का अर्थ यह है कि जो हमारा मुख्य समाज है उसमें इन समुदाय को, जो आदिवासी समुदाय या अन्य वर्ग है, उनको उनके बराबर नहीं समझना, उनको अपने से कमजोर समझना, उनको हीन भावना से समझना। दूसरा अर्थ यह है कि जो ये समाज है इसकी जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें इनकी कितनी पहुंच है, ये राजनीतिक क्षेत्र में कितने ताकतवर हैं, तथा जो रोजगार के क्षेत्र है उनमें इनकी कितनी भूमिका है, उनके आधार पर अपन देखें तो वास्तव में ये है हाशिए की तरफ धकेले हुए। इनको राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो इनकी न के बराबर भूमिका है। साथ में अपन देखें कि रोजगार के जो साधन है वो भी इनके पास पूर्ण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पहले जंगलों में रहने के कारण अशिक्षित रहे और अशिक्षित रहने के कारण इनको जो वर्तमान में जो हमारी जो प्रणाली है उसमें मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके। तो ये है कि आदिवासियों का कि इनको जो हाशिएकरण के धकेलने के पीछे क्या है कारण है, औद्योगिक क्रांति। धीरे धीरे जो विकास हो रहा है उसमें यहाँ पे जगह जगह प्लांट लगाए जा रहे हैं, बांध लगाए जा रहे हैं। बांध लगाने से जो वन क्षेत्र, बांध जल भराव क्षेत्र में आया तो वहां से जो भी समाज थे उनको बाहर कर दिया गया और उनको शहरों में जाना पड़ा और शहरों में उनके साथ में हाशिए की स्थिति बन गई। तो ऐसी स्थिति अपन देखते हैं कि जो आदिवासी समाज है उसके साथ हुआ। फिर अपन देखते हैं कि जो इनकी जो स्थिति है, अल्पसंख्यक के रूप में भी इनको शामिल किया जाता है। तो अल्पसंख्यक की स्थिति को जानने के लिए भी यही कारण है। मुख्य जो बिंदु है अल्पसंख्यक का निर्धारण करने के लिए वो है शिक्षा है, रोजगार है, राजनीतिक क्षेत्र है, इन में उनकी कितनी भूमिका है उसके आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है। तो अपन देखते हैं जो मुख्य मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं। अल्पसंख्यक, इनके जो मुख्य बिंदु है, पहला है कि जैसे ये कितने शिक्षित हैं, इनमें साक्षरता कितनी है, तो शिक्षा। दूसरा बिंदु है रोजगार। तीसरा बिंदु है राजनीतिक क्षेत्र। ये मुख्य रूप से, और एक चौथा जो क्षेत्र है वो है आर्थिक।
यानी इन बिंदुओं के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है कि उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनको कितनी साक्षरता है, उनको रोजगार के क्षेत्र में कितने पद प्राप्त है, राजनीतिक क्षेत्र में उनको कितने पद प्राप्त है और आर्थिक क्षेत्र में उनके अर्थव्यवस्था में कितना है उसकी भागीदारी है। इनके आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है। 2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सज्जन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसने जो मुस्लिम समुदाय है उसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने ये 4 मुख्य बिंदु बनाए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उनमें की इस समुदाय में कितनी साक्षरता है, रोजगार के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है, राजनीतिक क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है और आर्थिक क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है। इस प्रकार इनको शामिल किया जाता है अल्पसंख्यक समुदाय में। फिर अपन देखते हैं कि जो आदिवासी हैं उनकी जो संस्कृति है उसको वो किस प्रकार अपनाते हैं, प्रकृति की किस प्रकार पूजा करते हैं। आदिवासी है वो 2 प्रकार से पूजा करते हैं। एक तो ग्राम आत्मा, ग्राम आत्मा की पूजा गांव के अंदर करते हैं। गांव की सीमा के अंदर और कहाँ पे करते हैं? जैसे लता है, कुंज है, इनके अंदर ग्राम की सीमाओं के अंदर पूजा करते हैं। दूसरा है पुरखों की आत्मा या पुरखों की पूजा किस प्रकार करते हैं? इसकी पूजा वो घर के अंदर ही करते हैं। इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो भाषा है वो भी एक अलग है और इनकी जो समर्थ संस्कृति है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे समाज ने इनकी जो संस्कृति है, इनके आवास है, उनको वहां से हटा देने के कारण इनकी जो संस्कृति है वो भी विलुप्त होती गई और इनको जो प्रकृति के बारे में जो ज्ञान था, जिन जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान था, वो बाहर आकर शहरों में रोजगार के साधन की तलाश के कारण वो ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार हाशिएकरण के कारण आदिवासी समाज और अपन देखें तो भारत के लिए एक बड़ी हानि और नुकसान की स्थिति बन गई। इन समाज को उसके बराबर उनकी जो संस्कृति थी उसको तवज्जो नहीं देने के कारण, अनदेखी के कारण इनसे जो ज्ञान था, इनकी जो संस्कृति थी वो भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। ये था अपना आज के पाठ के में कि हाशिएकरण की क्या समझ है। हाशिया का अर्थ होता है कि समाज से अलग थलग कर देना, किनारा कर देना, समाज में वो महत्व नहीं देना या समाज के जो लोग हैं उनको अपने से अलग समझना, अपने से कमतर समझना, इसको क्या कहते हैं? हाशियाकरण कहते हैं। और मुख्य रूप से जो हाशियाकरण की समस्या का सामना किया वो किस समुदाय ने किया था? आदिवासी समुदाय ने किया था। और आदिवासी समुदाय को हमारे संविधान में क्या कहा जाता है? जनजाति के रूप में उनको उल्लेख किया गया है। जबकि आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वहां के मूल निवासी और ये प्रकृति की गोद के अंदर रहने वाली, निवास करने वाला समुदाय था जो पहाड़ों, जंगल वहां पे निवास करता था और जो पर्वत है, जल है, नदी है, उनकी पूजा करते थे, प्रकृति प्रेमी थे। और उन्हीं के साथ में कृषि भी उनके अंदर ही इनकी शामिल थे। बड़े बड़े गांव थे, इनके बड़े बड़े समुदाय थे, उन्हीं के आधार पर ये अपनी संस्कृति को बचाए हुए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।